मैं जिस हालत में रहा हूँ वहाँ पर, मैं ये मान लो कि मैं सपने में सोता था ना 2 घंटे के लिए, तो मेरे को आवाज़ें सुनाई देती थी। आप सोच नहीं सकते हो कि वहाँ हालत जो बंकर्स में थी ना मेरी, और उस बीच ना हम सो पा रहे थे क्योंकि रात में ही ये लोग अटैक करते थे। सुबह 4 बजे से 6 बजे का टाइम ऐसा था, वो अटैक इस टाइम पे करते थे। हम लोग नोटिस कर रहे थे ये सब चीज़। मेरे साथ है इस वक्त पवन सोलंकी, जो कि कल ही यूक्रेन से भारत लौटे हैं और अपने शहर ग्वालियर भी। तो पवन से जानते हैं कि किस तरह वो यूक्रेन से भारत आए और क्या क्या उनको परेशानियों का सामना करना पड़ा। पवन, सबसे पहले कैसा लग रहा है अपने देश, अपने घर आकर? अच्छा लग रहा है, एट द सेम टाइम यकीन भी नहीं हो रहा है मुझे तो कि हाँ मैं अपने वहाँ आ गया हूँ। क्योंकि मैं सो रहा था, सो के उठा ना तो मुझे लग रहा था मैं अपने वहाँ जहाँ रहता हूँ वहीं से उठ रहा हूँ। यकीन नहीं हो रहा था कि मैं घर आ गया हूँ। एट द सेम टाइम मुझे उनकी भी चिंता है जो मेरे भी तक वहाँ फंसे हुए हैं लोग। उनको मैं 3 दिन से लगातार, है ना, जो मुझे नॉलेज है जितना मैं गाइड कर सकता हूँ उनको, क्योंकि वहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम ही ये है कि गाइड करने वाला नहीं है। अगर एम्बेसी की तरफ से सपोर्ट होता ना एटलीस्ट गाइडेंस का भी, तो भी वो लोग वहाँ तक आ जाते। हम ये मान लो रिस्क लेके निकले थे और ये मान लो कि सब कुछ हमारे साथ ठीक हुआ। ठीक है, मतलब हमने जहाँ जहाँ भी स्टेप रखा कि हम रिस्क लेंगे वहाँ हम सफल हो गए कि हम इस जगह जाएंगे। खड़े खड़े गए, भले ही कहीं भी गए, कैसे भी गए। स्टार्टिंग मैंने की थी जैसी एम्बेसी हमको रात में बोला था कि आप निकल जाओ कीव से, तो एम्बेसी ने हमको बोला कि आप सुबह अरेंजमेंट करेंगे आपके लिए बस का, बसेस आएंगी कीव रेलवे स्टेशन पे। तो हमने ये सोच के हम वहाँ से अपने स्थान से अपना अपना सामान जो ज़रूरी सामान है, एसेंशियल्स है, वो हम कैरी करके ले गए। डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पैसे होते हैं, हमें पता था पैसे लगने हैं, कहीं भी लगने हैं, तो वो सब चीज़ हम एसेंशियल्स लेके हम लोग निकल गए। निकलने के बाद फिर हम वो वहाँ से एक्चुअली कीव में जो कर्फ्यू था, टैक्सी बुक नहीं हो रही थी, पैदल ही जाना पड़ा हमें वहाँ तक। तो वहाँ तक एक दारनीसिया स्टेशन है, वहाँ तक पैदल गए। वहाँ से एक लोकल ट्रेन मिल गई हमको जो हमको कीव रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया। कीव रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद हम लोग एम्बेसी का वेट कर रहे हैं। एम्बेसी तब भी बोल रही है, कोई मैसेज दे रहा है कि एम्बेसी के ऑफिशियल्स आएंगे, आपको ले जाएंगे। हम लोग इस उम्मीद में बस खड़े रहे। आपको पता नहीं इतनी भीड़ थी रेलवे स्टेशन पे, इतनी भीड़ इंडियंस की, क्योंकि इंडियंस को सबको बुला लिया गया था। तो वो भीड़ के चलते कि हम लोग वहाँ खड़े रहे। और जैसे एक ट्रेन आई, उन्होंने बोला एक ट्रेन जा रही है। हमारा अब टारगेट ये हो गया था कि एम्बेसी तो नहीं आएगी। हम लोग वेट करते रहे। हमें समझ में आ गया था जब एम्बेसी का कोई नहीं आया, इसका मतलब हमको झूठ बोला गया है, झूठ बोला गया है। और ये खुद का मतलब खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ले रहे हैं, बच्चों के ऊपर छोड़ दिया है, लेट देम डू वट एवर दे वॉन्ट। सो हम इस वजह से हम लोगों ने सोच लिया कि हमारे लिए कोई नहीं आने वाला यहाँ पर, हम खुद ही निकलेंगे। तो हम रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन आई, उस ट्रेन को हमने ये सोचा कि हमको कीव से बाहर जाना है, वो हमें कहीं भी छोड़े, ये तक सोच लिया था। अब सोचो आप, कहीं भी छोड़े हमें वो ट्रेन, हम निकलना है यहाँ से बस। तो वो कोइंसिडेंसली ऐसा हुआ लवीव के लिए थी। तो लवीव हम लोग खड़े खड़े, जितने भी थे इंडियंस, कोई नहीं, खड़े खड़े हम लोग आपस में एडजस्ट करके एक दूसरे का सहारा लेके खड़े खड़े हम लोग वहाँ, मारपीट भी चालू हो गई थी इंडियंस के साथ, क्योंकि वो लोग जो यूक्रेनियंस थे और अदर कंट्रीज़ के थे जिनकी सीटें बुक थी, क्योंकि हम लोगों ने, अब उन लोगों ने ये भी बोल दिया था कि आपसे कोई मतलब जो जाना चाहता है निकले यहाँ से, कोई टिकट का इशू नहीं है। तो वो हम निकल रहे थे, बट जिसने बुक किया है, जो पहले से बैठ के आया है वहाँ स्टेशन से, तो वो लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि वो ना निकल पा रहे थे ना कुछ हो रहे थे। तो उस चक्कर में मारपीट भी वहाँ चालू हो गई थी। बट हम चुपचाप खड़े रहे, हम सहन करेंगे, कुछ भी होगा सहन करेंगे हम। और लोगों को भगाने लगे, फोर्सेस भी आ गई। बट एट द टाइम वहाँ सब कुछ उस ट्रेन में तो ठीक हो गया, क्योंकि वो ट्रेन काफ़ी बड़ी थी, वो जिसमें हम बैठे थे बड़ी थी। तो हम लोग कैसे भी करके धक्का मुक्की करके उसमें बैठ गए। बैठने के बाद फिर वो ट्रेन चल पड़ी। तो ट्रेन का टाइम वैसे लवीव तक का होता है नॉर्मली, जो इंटरसिटी बुलेट ट्रेन जो चलती है वहाँ पर 5 आवर्स का, बट वो 5 आवर्स की जगह उसने जस्ट डबल टाइम लिया। हम 5 आवर्स का सोच के आ रहा होगा, लवीव आ रहा होगा, बट हमको रात को 10 बजे यूक्रेन का जो टाइम था वहाँ पहुँचाया उसने। लवीव पहुँचाया। लवीव जैसे रेलवे स्टेशन निकले तो हम बाहर गए। तो बाहर हम लोगों को जैसे टैक्सी वाले कुछ होते हैं, बाहर पता चला तो वो कर्फ्यू लग गया था। वो बता रहे रात का कर्फ्यू लगा हुआ है, 10 बजे पहुंचना। हमारे पहली बात तो सुबह से कुछ खाया नहीं हम लोगों ने, पूरी एनर्जी डाउन, पेट में प्रॉब्लम, डिस्कम्फर्ट, मतलब डिस्कम्फर्ट तो पूरा ही हो रखा था, स्टमक डिस्कम्फर्ट, एवरीथिंग इज डिस्कम्फर्ट। सो वी वांट सम फूड, लाइक वी वांट सम फूड। सो हम लवीव स्टेशन से बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद हमने कुछ ढूंढा खाने पीने को, तो हमें कुछ मिल गया, ऐसी बात नहीं मिला, कुछ मिल गया, क्योंकि कुछ कैंप्स लगाए हुए थे लोगों ने। तो वहाँ जैसे कुछ ना कुछ मिल रहा था, कुछ खाने को, छोटा मोटा ब्रेड वगैरह, वो सारी चीज़ें तो अवेलेबल करवा रहे थे उनके हिसाब से। तो हमें खाया, फिर थोड़ा बहुत खाया पिया। खाने का मन तो था ही नहीं कि सुबह से ऐसे हालत में चले, थोड़ा बहुत करके फिर पता चला कर्फ्यू है, तो कर्फ्यू में निकल नहीं सकते हैं। बात की हमने एक टैक्सी से, 2 टैक्सी से, बसेस से बात की कि इंडियंस इतने हैं, बट कोई
कोई बोल रहा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे। तो हमको एट लास्ट लवीव स्टेशन पर रुकना पड़ा रात में। तो रात में एक जगह और बात की मैंने एम्बेसी में, तो उन्होंने बोला कि बुदोमेरिज एक बॉर्डर है पोलैंड का, आप वहाँ पहुँच जाइए, वहाँ पर आपको असिस्ट जल्दी हो जाएगा और आपको लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो बॉर्डर एक दिन पहले ही भारत सरकार ने बात की होगी और वो बॉर्डर एक दिन पहले ही खोला उन्होंने। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है इस बॉर्डर पर जाएंगे, बट उस बॉर्डर तक पहुंचने के लिए पैदल तो नहीं जा सकते। वो बॉर्डर भी 80 किलोमीटर था हमारे यहाँ से, लवीव से 80 किलोमीटर था। तो वहाँ पर कोई टैक्सी वाला जाने को रेडी नहीं, क्योंकि टैक्सी को अंदर जाने के लिए, पोलिश में घुसने के लिए परमिट चाहिए होता है, क्योंकि बॉर्डर्स क्रॉस करने के लिए वो हर किसी के पास नहीं होता। वो होता है एक बड़ी बड़ी बसेस जो वो चलती है ना बिटवीन कंट्रीज, यूरोप की यूरोलाइंस चलती है, और यूरोलाइंस का ऑफिस भी बंद हो गया था रात को। तो हमने सोचा हम यूरोलाइंस के ऑफिस जाएंगे सुबह, या फिर हम पर्सनल टैक्सी करेंगे, किसी को कन्विंस करेंगे किसी भी तरह से हमको लवीव, क्योंकि वहाँ पहुँचना है बॉर्डर्स पे। तो वो सब चीज़ें सोच के हमने रात भर हमने वेट किया, डले रहे स्टेशन पे, ऐसे ही थोड़ा बाहर व्यवस्था थी उसकी चीज़ की, जैसे लोग करते हैं तापने अपने की व्यवस्था थी, तो वो किया। फिर अंदर आए, क्योंकि अंदर ठंड बहुत थी, माइनस में टेम्परेचर था, और आपको भी पता है ऐसी ठंड में, और उसमें कोई अरेंज नहीं करता, माइनस टेम्परेचर में हम लोग कुकर रहे थे। पर हालांकि 2-4 कपड़े पहन के बस चुपचाप हम लेटे रहे, हमने कहा सुबह निकालनी है। सुबह जैसे निकले, फिर हमने इतना मतलब टैक्सी ढूंढने के लिए, बस ढूंढने के लिए इतना स्ट्रगल किया। लोगों को बोला बोल्ट एक टैक्सी जैसे उबर यहाँ चलती है, वहाँ बोल्ट एक, वो उसमें बुक किया। बुक करने के बाद आने के बाद वो आ भी गया, आने के बाद काट दे रहे थे, बोला हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे। कम से कम हमने 15-20 टैक्सी कैंसिल की, कम से कम बता रहा हूँ 15-20। फिर हमने सोचा जो बिना ऑनलाइन होती हैं, जो वैसे होती हैं ऑफलाइन होती हैं टैक्सी, जो खड़े रहते हैं, टैक्सी स्टैंड तक गए हम लोग, क्योंकि वहाँ चलना पॉसिबल था ही नहीं हमारे लिए, इतना माइनस में टेम्परेचर। क्योंकि माइनस टेम्परेचर आदत है, मगर उस वक्त हालत ऐसी थी कि जाने का हिम्मत नहीं हो रही थी। बॉडी हम ऑलरेडी टायर्ड थी बॉडी, तो हमारी हिम्मत भी नहीं हो रही थी जाने की। तो हम जैसे भी करके हमने कहा चलो ढूंढना तो है, वी डोंट हैव एनी ऑप्शन दैट टाइम। सो हमने कुछ भी करके हमने कहा टैक्सी वाले को कन्विंस किया कि वो पैसे कुछ बोल रहे हैं, हमने कि जो बोल रहे हैं बट हमको पहुंचा दे। उसने एक चीज़ और शर्त रखी कि हम जो बॉर्डर्स पे लाइन लगी होती है वहाँ तक छोड़ देंगे जहाँ तक आपकी लास्ट लाइन होगी। हम उसमें भी कन्विंस हो गए। तो जैसे तैसे उससे कन्विंस हुए, फिर हम लोगों ने तुरंत वहाँ से लीव किया, सुबह लवीव से लीव किया बुदोमेरिज बॉर्डर की तरफ। वहाँ गए तो रास्ते में बहुत सारी चेकिंग के दौरान हम लेट हो गए, क्योंकि हर 5-10 किलोमीटर पे चेकिंग थी हमारी। पासपोर्ट देख रहे थे, क्योंकि किसी ऐसे लोगों को अलाउ करते नहीं है वो, पासपोर्ट देख रहे थे। हमने उसके लिए इंडियन झंडा लगा लिया था उसमें अपने टैक्सी के बाहर कि ये लोग देख लें। कोई देख रहा, समझ में आ रहा था तो वो जाने दे रहे थे, ऐसी बात नहीं है। और कोई था वो चेक भी कर रहे थे कि इंडियन है भी या नहीं है। इंडियन थे तो फॉरेनर्स, तो चलो ठीक है आगे जाने दिया। जैसे तैसे चेकिंग कर के हम लोग पहुंचे बुदोमेरिज बॉर्डर, वहाँ पर बुदोमेरिज बॉर्डर पर पहुंचे। तो वहाँ लाइन इतनी लगी थी तो टैक्सी वाला अंदर ले जाने को रेडी नहीं। अब टैक्सी वाले को बहुत बोला हमने कि ले जा, क्योंकि हमारी हालत हो नहीं रही थी चलने लायक, बट उसने नहीं, हम यहाँ से पैदल चलेंगे। मतलब वो भी सब जगह मतलब हमको करना ही था कि घर पहुँचना है, कुछ भी करना है। तो वहाँ से भी हम लोगों ने सिर्फ पैदल मार्च किया 3-4-5 किलोमीटर जो भी था वो, वहाँ तक बॉर्डर तक पहुँचे। बॉर्डर पहुँचने के बाद फिर वहाँ भी लाइन लगती है, क्योंकि सिर्फ हम नहीं थे, इंडियंस नहीं थे, बाहर और भी 2 देशों के लोग थे वो लगे हुए थे। बट इतना रश नहीं था जितना शहनी बॉर्डर पे था। शहनी बॉर्डर 3-3 दिन लोग लाइन लगा रहे थे, तब नंबर आ रहा था। अब सोचो वहाँ हमारा फिर भी घंटों में नंबर आ गया था, क्योंकि ये लेटेस्ट ही खुला था, सबको पता नहीं था इस बारे में। तो वो अब जो जितने इंडियन स्टूडेंट्स आ रहे हैं सब उसी बॉर्डर से आ रहे हैं, बुदोमेरिज से, या फिर वाया हंगरी आ रहे हैं, जो रोमानिया चले जा रहे हैं वहाँ से। तो ये दो ही जगह जा रहे हैं। तो जैसे मैं वहाँ पहुँचने के बाद फिर उसके बाद हमारा वीज़ा लगा दिया गया 15 दिन का पोलैंड का। वो लगने के बाद फिर अंदर जैसे गए तो हमको इंडियन ऑफिशियल मिल गए, वो हमको बस में ले जाके पहुंचाए, वहाँ तक एक होटल किया था, होटल में पहुंचाए, होटल में हमको खाना दिया और व्यवस्था की सारी, और बोला टेंशन मत लो, अब यहाँ तक आ गए हो। वहाँ जितने भी पोलैंड में जैसे जॉब करते हैं इंडियंस, वो लोग हमें सपोर्ट करने के लिए रेडी थे। वो लोग दिन रात लगे थे हमारी व्यवस्था में कि इनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी 3-4 दिन सफ़र करके आ रहे थे, ना खाना ना पीना कहीं कुछ नहीं। तो उन लोगों ने, चलो वहाँ से हमें मदद मिलना स्टार्ट हुई। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद वहाँ से मदद स्टार्ट हुई। उसके बाद उन्होंने बोला जो भी लेटेस्ट फ्लाइट आएगी, जैसे हम आज पहुँचे थे उधर पोलैंड, आज पहुँचे थे, और दूसरे दिन ही हमको शाम को 6 बजे फ्लाइट अरेंज करवा दी गई थी। एयरफोर्स की जो फ्लाइट आई थी, जहाँ वीके सिंह जी आए थे, उन्होंने हमको हौसला दिया, हमारा हौसला बढ़ाया, बोला ऐसी सिचुएशन में हम हैं आपके साथ। सब लोगों से मिले वो लोग, तो अच्छा लगा थोड़ा सा, अपने लोगों के साथ बीच में मिल जाते हैं। एयरफोर्स सही टीम ने हमें बहुत सपोर्ट
किया। उन लोगों ने बोला टेंशन मत लो, अभी हम हैं आपके साथ, हम आपको पहुंचाएंगे घर तक। फिर वो जैसे तैसे वो सब कुछ हो के हम लोगों ने, चलो वहाँ से आने के बाद फिर सुबह यहाँ पर हिंडन वो है बेस है एयरफोर्स का, जहाँ पर एयरफोर्स के जहाज़ उतरते हैं गाज़ियाबाद में। फिर वहाँ हम लोग सुबह 8 बजे वो किए, लैंड किए। वहाँ से होने के बाद फिर हम लोगों का वेलकम किया गया। अब जो भी एयरफोर्स के ऑफिशियल्स थे और ऑफिसर्स थे उन्होंने वेलकम किया। उन्होंने एक चीज़ और अच्छी की, हमको एयरपोर्ट में जो कस्टम्स एंड इमिग्रेशन होता है क्लियर करवाना होता है, टाइम लगता है, वो एक डॉक्यूमेंट होता है कि आप आ गए और आपका इमिग्रेशन होता है, वो उन्होंने वहीं अरेंज करवा दिया हमारे लिए, हमें कहीं नहीं जाना पड़ा। उसके बाद MP गवर्नमेंट के भी लोग आ गए थे कि आपको घर तक पहुँचाएंगे हम, बट मेरे पास अरेंजमेंट था मेरा कार का, तो मैं वाया कार, मैं और शांतनु एक और है फ्रेंड है, वो उनके घर वाले आ गए थे। तो मैं वैसे गवर्नमेंट फ़्लाइट करा रही थी मेरी ग्वालियर के लिए, यहाँ से जो उन्होंने जो कंफर्टेबल लगे उसमें जाओ। शताब्दी निकल चुकी थी तो वहाँ से फिर मुझे आ गया, यहाँ पर आने के बाद लग रहा है चलो ठीक है आ गया हूँ, बट स्टिल मेरे दिमाग में भी बॉम्ब्स, मैं जिस हालत में रहा हूँ वहाँ पर, मैं ये मान लो कि मैं सपने में सोता था ना 2 घंटे के लिए, तो मेरे को आवाज़ें सुनाई देती थी। आप सोच नहीं सकते हो कि वहाँ हालत जो बंकर्स में थी ना, मेरी बंकर में ऐसा था कि बस ऐसे आंख लगा रही है, बट सोने की हिम्मत नहीं होती थी हमारी। बंकर्स में बस लेटे हैं, जैसी आवाज़ सुनाई देती थी हम लोग कॉर्नर पकड़ते थे, जैसे बोलते ना अर्थक्वेक आता है या कुछ आता है, हमको बंकर में भी सेफ नहीं लगता था। हम सोचते थे सो गए यहाँ भी कुछ हो गया, क्योंकि आप सोचो जो मिसाइल्स और बॉम्ब से होते हैं ना वो अंदर तक घुस जाते हैं कुछ भी, यही सब सोच के हम लोग कॉर्नर पकड़ लेते थे वहाँ। मगर वहाँ के लोग भी जो 1-2 हमारे पड़ोसी ने सपोर्ट किया, और तुम यहीं रहो कोई दिक्कत नहीं है। 4 दिन हम लोगों ने 5 दिन बंकर में गुजारे, और उस बीच ना हम सो पा रहे थे क्योंकि रात में ही ये लोग अटैक करते थे। सुबह 4 बजे से 6 बजे का टाइम ऐसा था, वो अटैक इस टाइम पे करते थे। हम लोग नोटिस कर रहे थे सब चीज़ें कि कब कब अटैक करते हैं। फर्स्ट डे जब वॉर का था तो इन लोगों ने सुबह ही अटैक किया था, सायरन बजते थे, एयर स्ट्राइक होती थी। तो बट अभी तक दिमाग से मेरे वो चीज़ निकली भी नहीं है, शायद हो जाएगी नॉर्मल धीरे धीरे। बट मेरे दोस्त जो फंसे हैं वहाँ पर, मुझे उनकी बहुत चिंता है। मैं 3 दिन से बस वही काम कर रहा हूँ, उनको इवैक्यूएट कर रहा हूँ, ऑनलाइन हूँ, क्योंकि मेरी जितनी पहचान है टैक्सी वाले से नंबर लेके आया मैंने कहा आप लवीव पहुँचो, लवीव तक मैं असिस्ट करूँगा, लवीव से मैं आपकी टैक्सी कराऊंगा, बॉर्डर तक पहुँचो, क्योंकि लोगों को वहाँ गाइड करने वाला कोई नहीं है। हम लोग जैसे भटके 20-20 टैक्सियाँ कैंसिल की, अगर हमें पता होता कि हम यूरोलाइन से चले जाएँ या टैक्सी वालों को ज़्यादा पैसे दे के चले जाएँ तो हम सीधा ही कर लेते। क्यों हम 10 टैक्सी 20 टैक्सी करते हो, उतना 2 घंटे हम बाहर खड़े रहते माइनस टेम्परेचर में। वो चीज़ थी, गाइड करने वाला कोई नहीं था। बट मैं जो भी आगे मतलब वो हैं बच्चे जो भी वहाँ फंसे हुए हैं, गवर्नमेंट से तो भी मेरी वही है कि उन बच्चों को कम से कम निकाल लें, क्योंकि ऑलरेडी कैजुअल्टी हो चुकी हैं। बच्चा कर्नाटका का आपने सुना होगा, वो शूट कर दिया, वो बॉम्ब बोल रहे हैं, बॉम्ब नहीं है, उसको शूट किया गया है गन। तो कर्फ्यू में निकलना मतलब वहाँ डायरेक्ट शूटिंग का ऑर्डर है। वो कर्फ्यू में निकल गया था, बेचारे के पास खाना नहीं था, वो निकल गया था खरकीव में। तो कीव में थे हम लोग हमारे यहाँ भी सेम कर्फ्यू कीव में और खरकीव में दोनों था। बट हम लोगों ने कैसे भी करके हमने कहा कबार नहीं जाएंगे, अरेंज कर लेंगे, बट खाना जरूरी नहीं है, फिलहाल जान जरूरी है। वो सब चीज़ें हुई। आप जब वहाँ से निकले थे तो आपके साथ साथ और कितने स्टूडेंट्स थे? आप अकेले तो होंगे नहीं, काफ़ी सारे। तो कीव से जब हम निकले थे तो मैंने स्टूडेंट हॉस्टल में कॉन्टैक्ट किया था। हॉस्टल में लगभग 150 स्टूडेंट्स थे, इंडियन 150 स्टूडेंट्स थे। उन सब ने सोच लिया था कि हमें कीव से निकलना है आज, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कीव आप छोड़ दो। आप अरेंजमेंट नहीं दिया था बट एडवाइस जारी कर दी थी कीव आप छोड़ दो। तो हमने ये सोच लिया था कीव हमको छोड़ना है। तो बच्चे और भी आ गए थे, हमें पता नहीं था बट इतने मिल जाएंगे वहाँ जाके। बट हमारे साथ हम लोग 20-25 लोग चले थे। कुछ मेरे दोस्त आ गए थे 10-15 उधर से हॉस्टल से, और 7-8 लोग हम जो बंकर में अपार्टमेंट में रहते थे, वहाँ बंकर था नीचे, तो वो थे। हम सब लोग एक साथ थे। बाकी इंडियंस हमें दिख गए थे रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि सब लोगों को इन्होंने यही झूठ बोल दिया था कि हम बस अरेंज करवाएंगे, इसलिए सारे आ गए थे वहाँ पर। तो इतने लोग थे वहाँ पर, कम से कम, अब मेरा कोई अंदाजा तो नहीं है स्टेशन पे, बट इंडियंस की ही भीड़ थी वहाँ स्टेशन पे, इंडियन थे कि सब लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। और जान से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है उस वक्त। और आप हालत अब कैसे वो बयान नहीं कर सकता आदमी, सोच लेता है ना। बॉर्डर्स पर जो मैंने हालत देखी है, वहाँ के जो लोग थे, क्योंकि वहाँ के लोगों का अलाउड नहीं है जाना, आप जो भी यंग होते हैं 20 साल से 18 साल से लेके 60 साल तक लोगों को जाना अलाउड नहीं है। तो आप बॉर्डर्स पे भी हालत देखोगे तो बच्चों को और बीवियों को छोड़ के जा रहे हैं, वो कितना रो रहे हैं। बहुत बहुत खराब स्थिति है, जो भी हो रहा है बहुत खराब हो रहा है। दिस इज कॉल्ड इनह्यूमैनिटी, टोटली इनह्यूमैनिटी जो भी हो रहा है। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि बस शांत हो जाए सब कुछ, ताकि, क्योंकि मैं 5th ईयर में हूँ फिलहाल, और मेरी नेक्स्ट ईयर डिग्री खत्म होनी है जी, नेक्स्ट ईयर डिग्री खत्म होनी है। और इसलिए मुझे यहाँ चिंता है कि मेरी 1 साल रह गई है। 5 साल ऑलरेडी मैं गुजार चुका हूँ कीव में, यूक्रेन में, और मैंने बहुत लोगों को देखा है, सब चीज़ें देखी है वहाँ पर, इसलिए मुझे वहाँ के लोग अच्छे लगते हैं, ऐसी बात नहीं है।
सपोर्टिव हैं, सब चीज़ें हैं, तो उन लोगों के लिए भी चिंता मुझे बहुत ज़्यादा है। मेरे फ्रेंड्स हैं यूक्रेनियन, वो लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पर, वो मेरे पास कॉल आते हैं, वो यहाँ से सपोर्ट कर रहे हैं जितना हो सकता है हमसे। आप क्या ही करें। बंकर में जैसे आप लोगों के दिन गुजरे, आप लोगों ने कहा कि आप रात भर जो है बंकर्स में रहते थे, सुबह निकलते थे बाहर। किस तरह वहाँ पे फूड अरेंज होता था, कैसे वहाँ पे आप लोग रह पाते थे? क्योंकि सीधी सी बात है, खाने की शॉर्टेज तो वहाँ बहुत रही हो, क्योंकि एक साथ इतने सारे इंडियन स्टूडेंट्स का वहाँ पे इकट्ठा रहना। एक्चुअली बंकर्स में मजबूरी में ही रह रहे थे, जान बचानी थी। तो हम लोग खाने का ऐसे करते थे कि हम लोग ऐसे 2 लोग खड़े हो जाओ, अगर कोई आवाज़ आए तो तुरंत बोल देना, 2 लोग हम खाना बनाते थे। खाना जल्दी विद इन हाफ एन आवर खाना बन जाए, क्योंकि सायरन बजता है ना, वहाँ सायरन बजता है, इसका मतलब आपको बंकर में जाना है। आप कोई भी बाहर दिख गए ना, या बाहर कोई भी हो गया, तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। वो चीज़ थी, क्योंकि वहाँ बाहर घूम रहे हैं जो भी, जैसे पुलिस वाले घूम रहे हैं, यूक्रेन की मिलिट्री लगी हुई है, तो आप बाहर जैसे, क्योंकि बंकर तक पहुंचना ऐसे नहीं डायरेक्टली मैं नीचे से कोई रास्ता हो हमारे अपार्टमेंट से, हमको अपार्टमेंट से निकल के बंकर में जाना पड़ता था। तो हम लोग ऐसा सोचते थे कि शाम को जल्दी से जल्दी खाना बना लें, खाना खा लें, खाना खा के सीधा हम बंकर में घुसते थे। वहाँ हम लोग जैसे तैसे हम लोग अपना रात में बोलते बातें, हम लोगों ने कुछ ना कुछ हीटिंग का अरेंजमेंट, क्योंकि माइनस टेम्परेचर बंकर्स के अंदर, हमारे रूम में तो हीटर्स लगे हुए हैं, बट बंकर के अंदर तो हमें ठंड लगती थी। बट हम लोगों ने कैसे भी करके थोड़ा आग का अरेंजमेंट किया, कुछ किया। उस वजह बंकर में रहना, तो वो बंकर कब से बंद थे, सफाई करनी पड़ी पहले, तो उनकी धूल मिट्टी इतनी पड़ी हुई थी ना, उसमें इंसान नॉर्मल तो उसको रह ही नहीं सकता उसमें, सही बताऊं तो। मेरे पास फोटोज़ पड़े हैं, मैंने फोटोज़ भी अपनी सोशल इंस्टाग्राम पे शेयर किए हैं, और सब जगह शेयर हुए हैं, उसमें देख सकता है आदमी, वो रहने लायक है ही नहीं है। बट एनी हाउ थोड़ा अपार्टमेंट से सेफ थे, क्योंकि वो नीचे थे और रिलेटिवली थोड़ा सा सेफ थे अपार्टमेंट से। तो आपके साथ बंकर्स में टोटल जैसे इंडियंस की बात करें तो कितने स्टूडेंट्स थे? एक्चुअली बंकर्स में जो मेरे साथ थे, तो वो 4 यूक्रेनियन और 8 लोग हम इंडियन थे। वो अब मेरा अपार्टमेंट का बंकर था, एक्चुअली बंकर हॉस्टल का था, उसमें 150-200 लोग रह रहे थे छोटे से बंकर में। वो बिल्कुल ऐसे बहुत ठसाठस भरे थे, बट उनको बचना था। बट मैंने प्रीफर किया अपना अपार्टमेंट का, क्योंकि हॉस्टल में व्यवस्था खाने पीने की नहीं हो पा रही थी, बाहर नहीं जाने दे रहे थे हमको खाना पीने लेने। मैं एक दिन रिस्क लेके गया, इंस्टाग्राम पर शेयर किए मैंने, एक दिन मैंने कहा कुछ भी हो खाने पीने का, मैं मेरा अपार्टमेंट बड़ी बिल्डिंग है, उसको छोड़ के मैं दोस्त के अपार्टमेंट पर गया था जहाँ बंकर है, क्योंकि मेरा अपार्टमेंट बिल्डिंग है। मुझे डर ये लग रहा था कि बिल्डिंग कभी भी उड़ सकती है, और बिल्डिंग उड़ेगी जब तक हम बंकर में जाएंगे, वहाँ अपार्टमेंट में नीचे बंकर रहते हैं, तब तक बहुत देर हो जाएगी। और ये था 2 माह टाइप का, मतलब 1 मंजिल था, तो मैंने कहा इससे ईजी होगा नीचे बंकर में घुसना, वो चीज़ थी। तो मैं एक दिन रिस्क लेके खाना लेने के लिए अपने अपार्टमेंट गया, जैसे तैसे उसमें जो कुछ भी रखा था खाने का, दाल वगैरह चावल जो रखे थे पहले से, मैंने जो रखे थे जो भी है सब कुछ उठा लाया मैंने खाने का। तो वो खाने के लिए इसलिए हम लोग जल्दी खाना बना के बंकर्स में चले जाते थे, ये चीज़ हुई हमारे साथ। तो अभी जैसे कि पोलैंड बॉर्डर से आप लोग फाइनली जो है वहाँ होटल्स तक पहुँचे, और उस बीच में जैसे कि चैलेंजेस तो बहुत सारे रहे, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था आपके लिए? सबसे बड़ा चैलेंज था बॉर्डर तक पहुंचना, सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि बॉर्डर तक पहुंचाने के लिए कोई भी रेडी नहीं था, टैक्सी वाले रेडी नहीं थे। हम जैसे तैसे चलो खाने का एडजस्ट, हमारी बॉडी, मैं एज अ डॉक्टर मैं MBBS कर रहा हूँ, मुझे पता है कितना एडजस्ट कर सकती है हमारी बॉडी, बिना खाने के रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट माइनस टेम्परेचर में वो भी सर्वाइव कर लेगी, बट अभी कितना रहना पड़ेगा, लंबे समय सर्वाइव करना, वो दिक्कत हो जाती है। हमारी बस यही थी कि हमें शेल्टर मिल जाए, शेल्टर मिल जाए, जिससे कि वो जो टेम्परेचर है ना, वो हमारी बॉडी को इफेक्ट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी कुछ था नहीं, एनर्जी नहीं थी बॉडी में। अब नहीं खाना मिल रहा तो एनर्जी कहाँ से आएगी बॉडी में, क्योंकि कीव तक खाना ही था, जहाँ बंकर वगैरह व्यवस्था कर रखी थी हमने, थोड़ी बहुत जो भी मिल रहा था हमें वो खा रहे थे हम। उसके बाद जैसे हम कीव रेलवे स्टेशन से निकले, तो उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं थी, जब तक बॉर्डर नहीं क्रॉस करोगे तब तक कोई व्यवस्था नहीं थी। बॉर्डर हम क्रॉस किए तो हमारे लिए जो भी थोड़ा बहुत अरेंजमेंट किया गया, वो आगे जो थे उन्होंने अरेंजमेंट किया। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मतलब बॉर्डर तक ही है जो स्ट्रगल है, बॉर्डर तक कैसे भी आए बच्चे, और जो भी देखें, ये बोलूँगा मैं तो कि कोई हेल्प मेरे से चाहिए हो तो मेरा अकाउंट है, मैं अभी भी हेल्प कर रहा हूँ लोगों की, वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं बहुत सारे। वो हैं जैसे इंडियन एयरफोर्स में डॉक्टर्स हैं, मेरे यहाँ से पढ़े हुए हैं एज अ डॉक्टर, उन्होंने ज्वाइन किए, उनके भी दोस्त हैं, वो फंसे हुए हैं, मैं उनको भी असिस्ट कर रहा हूँ अभी तक, क्योंकि मैं फील कर सकता हूँ ना उनका पेन, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है। तो अभी भी खार्किव में बहुत बच्चे हैं अभी। जैसे आपने बताया कि आपके साथ कई सारे स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे गर्ल्स भी थी, और हमने सुना था कि वहाँ पे बॉर्डर के पास जो है वो लोगों के साथ, काफ़ी इंडियंस के साथ जो है मिसबिहेव भी हुआ है, क्योंकि यूक्रेन मिलिट्री ने, और जो भी ऐसा बोल सकते हैं, जो भी वहाँ पर गार्ड्स लगे हुए थे, जो बॉर्डर्स पर लगे हुए थे, उन्होंने बहुत पीटा है बच्चों को। मेरे साथ में थे, मुझे पता है, शैनी बॉर्डर से जो हमारे पास बदोमिरिज आए हैं, वो
पिट पिट के, और मतलब लड़कियों को, वैसे बोलना नहीं चाहिए लड़कियों को मारना, आई फील वेरी बैड, बट वो भी बेचारी क्या थी, हम सब लोगों के साथ थी, सपोर्ट मिलता, जैसे सपोर्ट मिल जाता है लड़कों के साथ में, वो थी हमारे, बट उनको भी वहाँ मारा गया बॉर्डर्स पे, जो भी मिलिट्री ने मारा गया, और उनके साथ मिसबिहेव बहुत हुआ, बाल पकड़ पकड़ के बाहर किया है, मेरे पास वीडियोस भी रखी है उसकी, बाल पकड़ पकड़ के बाहर रखा है, वो देख भी नहीं पाएगा इंसान, ऐसा मतलब भयानक लगता है वो सब चीज़ें। तो वो एक बहुत ही सैड मोमेंट बोल सकते हैं हम कि तो इस तरह इंडियंस के साथ में वहाँ पे इस तरह का व्यवहार होना, इसके पीछे कोई कारण था या वो बेवजह ही ऐसा? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, इसके पीछे थी भीड़ जो एक साथ आई, और भीड़ का कारण था गवर्नमेंट ने हमको पहले से ही वार्न किया ही नहीं उस चीज़ के लिए, या फिर ऐसा कुछ किया ही नहीं अरेंजमेंट। गवर्नमेंट बात करती है हमारी यूनिवर्सिटी से, अच्छा गवर्नमेंट ने हमको 20 तारीख को बोला कि 2 दिन में पॉसिबल था हम वहाँ से निकल जाते, पॉसिबल ही नहीं था मैम निकलना वहाँ से 2 दिन में। हम सबको इन्होंने एयर इंडिया का अरेंजमेंट करवाया, उसमें भी इन्होंने टिकट रखी 60,000, इवैक्यूएशन की टिकट रखी 60,000। इनको ये समझना चाहिए कि इतनी मुसीबत के समय में आप 60,000 ले रहे हो, वो ठीक है या नहीं है। फिर भी बच्चे जा रहे थे, एक ही फ्लाइट में जा पाए, बट एक फ्लाइट में कितने बच्चे चले जाएंगे, 240 बच्चे निकल गए, उसके बाद की फ्लाइट लैंड ही नहीं हो पाई वहाँ पर। हम सोच भी रहे थे कि चलो पैसे भी देंगे निकल जाएंगे बट यहाँ से, बट फ्लाइट बुक नहीं हो रही थी, ना फ्लाइट बुक हुई, और फिर बाद में स्थिति ऐसी हो गई तो गवर्नमेंट ने, वहाँ की एम्बेसी ने अपने हाथ ऐसे खड़े कर दिए, बोला हमसे नहीं हो पाएगा। एडवाइजरी फिर भी जारी कर रहे हैं कि हम आएंगे वहाँ पर, आपको बचाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे, बट अगर ग्राउंड रियलिटी की हम बात करें, वहाँ पर एम्बेसी का ऑफिशियल कोई भी नहीं आया जो हमें बॉर्डर्स तक पहुँचाए, ये चीज़ थी। मतलब बॉर्डर तक ये था कि आपने सेल्फ इवैक्यूएशन किया है बॉर्डर्स तक, वहाँ पर कोई गवर्नमेंट का हमारा सपोर्ट नहीं रहा है। गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है बॉर्डर क्रॉस करने के बाद, पूरा उन्होंने समझा कि ये लोग जैसे भी आ रहे हैं बॉर्डर्स तक जाओ, बॉर्डर्स के बाद गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, आपको घर तक पहुँचाने तक का सपोर्ट कर रही है, बट बॉर्डर्स के पहले जो स्थिति है वही सबसे गंभीर है। वहाँ सपोर्ट मिले या ना मिले, बच्चे क्या करें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा अभी भी, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। बट तो अभी जैसे कि ये वीडियो जो है गवर्नमेंट भी देखेगी, तो गवर्नमेंट को और जो आपकी यूक्रेन में जो और भी फ्रेंड्स वगैरह फंसे हुए हैं उनको क्या बोलना चाहोगे आप? मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि खारकीव में जो बच्चे हैं, और कीव में भी कुछ बच्चे हैं जो बचे हुए हैं, क्योंकि अब कैजुअलिटी ना हो पाए, आपको गवर्नमेंट को अगर देखना है कि बच्चे हमारे ना मरे, उससे पहले ही कोई अरेंजमेंट अभी भी टाइम में करवा दें, क्योंकि मेरे पास अभी भी कॉल आ रहे हैं कि खारकीव से सर हमारे लिए अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। अब मैं यहाँ से खारकीव में टैक्सी नंबर भी भेज रहा हूँ उनको, बट टैक्सी वाले भी डिनाई कर रहे हैं कोई। मैंने उनको नंबर भेजा, मैंने एक लिस्ट बना के रखी है टैक्सी वालों की खारकीव में कि वो आपको ले जाएंगे बाहर, खारकीव से बाहर ले जाएंगे। बट खारकीव में अभी भी बच्चे ऐसे हैं कि बोल रहे हैं अभी हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ट्रेन्स नहीं आ रही हैं, बोल दिया गया ट्रेन्स आएंगे, बट खारकीव में भी बहुत बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ भी है, खारकीव और वीएन कराजिन दोनों यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ के 6 सालों के जो बैच चलते हैं बच्चे बहुत हैं। तो वो अभी तक गवर्नमेंट के अगर मेरे पास बात जा रही है तो बच्चे सब सुरक्षित लाना चाहते हो तो उन बच्चों को अभी बॉर्डर पहुँचाओ कैसे भी करके, क्योंकि बच्चों नए गए हैं, उनको क्या पता है, कोई नया गया है, फर्स्ट ईयर में गया है, सेकेंड ईयर में, उनको क्या पता है वहाँ के बारे में, ना वो टैक्सी बुक करना जानते हैं, ना वो बात करना जानते हैं वहाँ पर, और बाहर कर्फ्यू लगा है तो कैसे भी जा ही नहीं सकते वहाँ पर, तो कौन सपोर्ट करेगा। तो गवर्नमेंट ही एक बच्चा है जो सपोर्ट कर सकती है उनको, क्योंकि जो हुआ हादसा बहुत बुरा हुआ, वो पेन सिर्फ उनके घर वाले फील कर सकते हैं कि बच्चे को देखने तक को नहीं मिला। तो अभी आपके जो फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी वहाँ जो फंसे हुए हैं बेसिकली, तो उनको आप किस तरह उनकी हेल्प करोगे? मैं गाइड कर रहा हूँ उनको, मैंने बाकायदा अपने इंस्टाग्राम पे वो नंबर शेयर किया हुआ है मैंने अपना पर्सनल, इसलिए मैं एक्टिव हूँ, जिसके भी फ़ोन आ रहे हैं, किसी के भी आ रहे हैं मैं उठा रहा हूँ, सबके फ़ोन उठा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो बच्चे वहाँ फंसे हैं, जो उससे भी आ रहे हैं, स्ट्रेंज नंबर से भी आ रहे हैं, उनको उठा रहा हूँ कॉल, क्योंकि मुझे पता है कि कोई किसी भी हालत में कर सकता है फ़ोन मुझे, तो मैंने अपने नंबर शेयर करके रखे हैं वहाँ पर कि मैं गाइड करूँगा, तुम चाहे खारकीव में हो, कीव में हो, लवीव तक पहुंचने में, और लवीव से मैं टैक्सी वाला के नंबर ही प्रोवाइड कर रहा हूं, जिसमें मैं आया उसके जो भी और साथी हैं, मैंने कहा वो टैक्सी वाला तुम्हें वहां तक ले जाएगा जहां तक मैं आया था, तो वहां तक आप पहुंच जाओगे तो आप सेफ हो जाओगे। तो मैं अभी भी 3 दिन से लगातार बहुत लोगों की हेल्प कर चुका हूं और वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, बट मैं चाहता हूं कि और की करूं और लोग मुझे कॉन्टैक्ट करें ताकि मैं उनको गाइड कर पाऊँ बॉर्डर्स तक पहुँचने में, ये चीज़ है। ओके तो अभी जैसे आपने बताया कि आप 5th ईयर के स्टूडेंट्स हैं MBBS के, तो अभी जैसे यूक्रेन में तब इस तरह के हालात नहीं है कि अब ऑनलाइन पढ़ाई भी हो सके, और आपकी जो MBBS है वो अभी इनकम्प्लीट है, तो उसको लेकर भी आपके माइंड में काफ़ी ज़्यादा टेंशन होगी फ्यूचर को लेकर? टेंशन बहुत ज़्यादा है, बट गवर्नमेंट ने अभी ऐसा बोला है, और जो हमारे VK सिंह थे उन्होंने भी हमको बोला है कि आप अभी सब कुछ ये सेटल होने दो कि हम लोगों को कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, वेदर इंडिया में जो सीट में है तो या दूसरी कंट्री
कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बट मैं तो वो होप कर रहा हूँ कि वहाँ सिचुएशन ठीक हो जाए, क्योंकि मैं 5th ईयर में हूँ और 1 साल के लिए कहीं माइग्रेट करना और 1 साल के लिए कहीं मतलब ट्रांसफ़र लेना, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। वो कहना आसान होता है बट गवर्नमेंट तो अभी पता नहीं अभी जो भी सोचेगी, बट पहले सबसे पहले तो गवर्नमेंट ये काम करे कि इवैक्यूएट कर ले सबको, उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं बेस्ट। फिलहाल मुझे भी यही टेंशन है कि बेचारे वो सेफ आ जाएं बस। तो जैसे अभी आपके जो और फ्रेंड्स अभी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, अभी उनसे आपका कांटेक्ट है? हाँ, मेरा कांटेक्ट हो रहा है यूक्रेन में। अभी किस तरह के वहाँ पे हालात है अभी यूक्रेन? अभी जिस टाइम पे मैं था अभी जैसा हो रहा है उससे भी मतलब ज़्यादा ही हो रहा है अभी, क्योंकि इनका वो अभी सिविलियंस को अटैक करना चालू कर दिए हैं। पहले जब हम थे तो मिलिट्री कर रहे थे और आ रहे थे, तब भी आ रहे थे, बट सिविलियन कैजुअलिटी इतनी नहीं हो पाई थी। मेरे टाइम पे भी हो रही थी। मेरे घर के जस्ट 2 किलोमीटर पास में ही मतलब सुबह 4:30 बजे हम लोग बंकर्स में थे, देखा बाहर जाके तो पास में जाके इतनी बड़ी स्पार्कल हो रहा, हमने क्या हो गया ध्यान से देखा तो वहाँ भी मतलब कोई मिसाइल या बॉम्ब गिरा हुआ था, जिससे कि 4 फ्लोर की बिल्डिंग वो पूरी खराब हो गई थी, पूरी खराब हो गई थी। वहाँ कैजुअलिटी या जो भी होगी उनको तुरंत एम्बुलेंस ने वहाँ से बाहर निकाला। तो बट ये तो बेकार है कि सिविलियंस पे अटैक होना चालू हो गया है, ये चीज़ है। ये सब जो सब चल रहा था इस बीच में, जहाँ फैमिली से भी आप जो है कनेक्ट थे, तो उस बीच में फैमिली को भी याद करना, वो इमोशनल मोमेंट उस वक्त लगा होगा कि हाँ यार घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। कैसा महसूस हो रहा था तब? मैं सही बताऊं, मैं खुद से बहुत हिम्मत रखा। मैंने कहा अगर मैं हिम्मत हार जाऊंगा ना तो मेरी फैमिली वैसे ही यहाँ रो रहे थे, इन लोगों ने ना खाना खाया ना कुछ खाया, क्योंकि उनको पता चल गया था जो मेरी हालत है। बट मैं बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ अंदर, और मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी सिचुएशन आए मेरे सामने मैं उसको ओवरकम करूँगा। और मैंने हिम्मत इतनी रखी, मैंने कहा कुछ भी सिचुएशन आएगी मैं ऐसे निकलूँगा, बाहर निकलूँगा और मिलूँगा। तो मैंने अपने आप को बहुत संभाला, वरना बच्चों का तो ऐसे बीमार भी हो गए हैं, वहाँ सोच के बीमार हो गए हैं। एक बच्चा था उसको अटैक भी आ चुका है, वहाँ पर ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है, उसके फादर गए थे उसको लेने के लिए, वो भी वहीं फंस गए हैं, विनीसिया में फंस गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन, मैंने कहा ऐसी सिचुएशन आ गई तो कोई बचाने वाला है ही नहीं है। अब वहाँ एम्बेसी पहुंच रही है, अगर पहुंच गई होती तो बेचारा बच जाता वो। ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो मैंने ये सब चीज़ सोच के मैंने दिमाग में को पॉजिटिव रखा। मैंने कहा अब जो होगा मैं खुद से करूँगा। एक रहती है ना, मैं डॉक्टर बन रहा हूँ तो मैं अंदर थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ कि सिचुएशन वर्स्ट से वर्स्ट भी होंगी तो मैं एक होप रखूँगा अंदर। वो होप के कारण ही मैं आज यहाँ हूँ, और जितने भी वहाँ हैं उनसे यही कहूँगा कि एक होप रखें, पॉजिटिविटी रखेंगे तो दिमाग में ऑलरेडी एक चीज़ रहेगी कि मैं कहीं से भी निकल सकता हूँ। अगर आप दिमाग से ही हार गए, वीक हो गए, तो फिर वहाँ कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं रहेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि पवन के जो और फ्रेंड्स हैं जो यूक्रेन में अभी फंसे हुए हैं वो ज़रूर इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो आप ज़रूर हिम्मत रखें। मेरे से कांटेक्ट कीजिए, आप बिल्कुल कांटेक्ट कीजिए। मैं खारकीव में फंसे हैं, आपके दोस्त हैं, मैं नंबर बाकायदा यहाँ प्रोवाइड करूँगा, मैम प्रोवाइड कर देंगी बाकायदा नंबर, जो भी है मैं अभी भी हेल्प करने को रेडी हूँ। आप कैसे भी करके बॉर्डर्स तक पहुँचिए, जहाँ भी पहुँच सकते हैं आप, बट निकलिए वहाँ से, खारकीव कीव से निकलिए बस। बिल्कुल ज़रूर, और मुझे लगता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी इस बात को ज़रूर सुनेंगे, और जो बच्चे और फंसे हुए हैं वो भी जल्द से जल्द हमारे देश जो हैं वो सुरक्षित आ जाएं, यही हम ईश्वर से कामना करते हैं। थैंक यू सो मच पवन, हमसे अपनी बात शेयर करने के लिए, और जो आपका एक हम कह सकते हैं कि वो बैड एक्सपीरियंस जो रहा है, ऐसा एक्सपीरियंस कभी ज़िंदगी में दोबारा ना मिले। एंड थैंक यू सो मच फॉर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके, थैंक यू। बस मेरी बात है ये पहुँच जाए वहाँ तक, और मेरे को भी फ़िलहाल एक ही टेंशन है कि बच्चे वहाँ से निकल आएँ, बस दैट्स इट। तो मेरे साथ थे पवन सोलंकी, जिन्होंने जो यूक्रेन से कल ही लौटे हैं और अपने शहर भी, और उन्होंने पूरी जो अपना एक्सपीरियंस रहा है उनका अभी तक यूक्रेन का, उन्होंने हमसे हमारे साथ शेयर किया। आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। कैमरामैन गौतम के साथ मैं हूँ मिताली। नमस्कार।